A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter Reaching the Age of Adolescence. तो इस चैप्टर में बच्चों हमने जो भी पढ़ा है उसको आज एक रिवीजन के तौर पर हम दोबारा से रीड करेंगे ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। ओके, तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको मैं रीड करके उनका मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये एक तरह की समरी है पूरे चैप्टर की। ओके, समरी का मतलब होता है एक बड़े से चैप्टर को एक छोटे से फॉर्म में बता देना। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट रीड करता हूँ। ह्यूमन्स बिकेम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी सेट्स इन। जब प्यूबर्टी की एज आती है तब ह्यूमन्स यानी इंसान रिप्रोडक्शन यानी बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाता है। प्यूबर्टी की एज अगर नहीं आएगी तो कोई 8-9 साल का बच्चा जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है, जब वो प्यूबर्टी की एज में जाएगा यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाता है और ऐसे इंसानों को फिर बोला जाता है एडोलेसेंट्स। क्या बोला जाता है? एडोलेसेंट्स। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है हमारी बॉडी में, जब हम 11, 12, 13 साल के होने लग जाते हैं तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनसे हम बेबीज़ पैदा कर सकते हैं, तो उन ऑर्गन्स की ग्रोथ होने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमें आगे जाकर रिप्रोडक्शन तो करना ही है, हमें अपने जीवन को बचा कर रखने के लिए। अगर खुद ही सोचिए, अगर कोई भी इंसान रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो उसकी आने वाली पीढ़ी बचेगी क्या? नहीं बचेगी। ओके, सिर्फ वो लिमिटेड हो जाएंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आगे आने वाली स्पीशीज़ को बचा कर रखने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, हेयर ग्रो एट वेरियस प्लेसेस ऑन द बॉडी। बाल आने लग जाते हैं बहुत सारी जगह पर बॉडी में। ओके, ब्रेस्ट डेवलप इन गर्ल्स एंड फेशियल हेयर्स अपीयर इन बॉयज़। ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, गर्ल्स का जो चेस्ट एरिया है वो डेवलप होने लगता है। वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं क्योंकि जब बेबीज़ होते हैं तो उनके थ्रू फीड किया जाता है उनको। ठीक है, और लड़कों के चेहरे पर मूछें, दाढ़ी वगैरह आने लग जाती हैं। ठीक है, वॉइस ऑफ बॉयज़ बिकम होर्स। लड़कों की जो आवाज़ है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वॉइस बॉक्स जो होता है जहाँ से आवाज़ बनती है वो उसका एरिया, उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, जहाँ आवाज़ बनती है जब उसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो आवाज़ ज़्यादा मोटी हो जाती है। ओके, इसीलिए जो लड़कों की आवाज़ है वो भारी हो जाती है। अगला पॉइंट है चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एकदम से हाइट बढ़ती है बच्चों की एडोलेसेंस के टाइम पे। आप खुद ही गौर करिएगा, जब आप 8, 9, 10th में पहुंच रहे होते हैं तो आपकी हाइट एकदम से 4-5 इंच शूट कर जाती है, बढ़ जाती है। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन बनता है हमारी बॉडी में, जो हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बहुत तेज़ी से बनने लग जाता है। ओके, अगला पॉइंट है द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये मैंने पहले ही बताया है कि जो प्यूबर्टी में चेंज हो रहे हैं और जो आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रही है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी मैच्योरिटी आ रही है, उसका कारण होता है हार्मोन्स। जो हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस लाते हैं। इनफैक्ट कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो हमें चलने फिरने, बैलेंस बनाने, दौड़ने, इन सब चीज़ों में भी मदद करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के स्वेट को कंट्रोल करते हैं, मतलब कितना पसीना स्किन से बाहर निकलना है, कितना नहीं। ओके, कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में बालों को काला रखने के लिए मदद करते हैं। तो अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। ठीक है, हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ग्लैंड क्या होते हैं। ग्लैंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है। हमारी बॉडी का हर एक हिस्सा, बाल हो चाहे नाखून हो, किससे बना है? सेल से बना है। ठीक है, ये सेल साथ में मिल करके एक ऐसा कुएं जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक हॉलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लैंड, और वहाँ से एक पर्टिकुलर तरह का सेक्रीशन निकलने लगता है। उस सेक्रीशन को बोलते हैं हार्मोन। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा माइंड, ब्रेन होता है, ओके, हमारे ब्रेन के सेंटर में भी एक ग्लैंड पाया जाता है जिससे हार्मोन निकलता है। ठीक है, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड।
ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर का मास्टर होता है, हमारा दिमाग बताता है हमारे शरीर को कि कब चलना है, उठना है, बैठना है, दौड़ना है, बोलना है, रुकना है। ओके, तो वैसे ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स को बताता है कि कब क्या काम करना है। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ओके, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड secretes hormone which include growth hormone and hormones that make other glands such as testes, ovaries, thyroids and adrenals secrete hormones। ओके, तो ये सारे जितने भी ग्लैंड्स लिखे हुए हैं, मैं इनका नाम तो पढ़ ही रहा हूँ, साथ में ये भी अभी बताऊँगा कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ओके, तो सबसे पहला ग्लैंड यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका नाम खुद ही लिखा हुआ है। वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, हमारे ब्रेन के सेंटर पे। ओके, और पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही क्लियर है, आपके शरीर की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होगा। आपकी हाइट का बढ़ना, ओके, आपके हाथ पैर बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, शरीर में जो जो चीज़ें ग्रो कर रही हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रोथ हार्मोन। ये कौन सेक्रेट करता है, पिट्यूटरी। ओके, फिर जो लड़कों में टेस्टीज़ होती है उसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो टेस्टीज़ में भी कुछ ऐसे हार्मोन सेक्रेट करता है वो, जैसे एंडोजेंस बोलते हैं उसको, एंड्रोजेंस। ओके, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोलते हैं। लड़कियों में ओवरीज होती हैं, ओवरीज सेक्रेट करती हैं फीमेल हार्मोन जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये एब्डोमेन एरिया में होता है मेल और फीमेल के। ओके, फिर थायराइड। थायराइड कहाँ पाया जाता है, हमारे गर्दन में, नेक में आगे साइड, जो हमारा गला होता है उसमें आगे साइड थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करता है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, ये एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है, ये भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ये हमारी किडनी के ऊपर पाया जाता है। जो हमारी किडनी होती हैं, तो सपोज करिए ऐसे जैसे किडनी के ऊपर आप टोपी पहना दें, वैसे ही होते हैं ये एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, और इन एड्रेनल ग्लैंड का काम क्या होता है, एक हार्मोन बनाते हैं ये, जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, कभी आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, जब आप झूले में बैठते हैं और झूला नीचे जाता है तो आपको एक अजीब सा डर लगता है। वो किसकी वजह से होता है, वो एड्रेनलिन की वजह से होता है, क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन को ये पता रहता है कि हम कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमारा ब्रेन पहले से शरीर को तैयार करने लगता है ऐसी सिचुएशन के लिए, और हमारा ब्रेन आदेश देता है एड्रेनल ग्लैंड को हार्मोन सेक्रेट करने के लिए। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को बोलते हैं फियर फाइट और फ्लाइट हार्मोन। जब हमें डर लगता है तो एड्रेनलिन सेक्रेट होता है, जब हमारी लड़ाई होती है तो एड्रेनलिन सेक्रेट होता है, और जब हम हवा में होते हैं तो एड्रेनलिन सेक्रेट होता है। तो ये 3 कंडीशन में एड्रेनलिन सेक्रेट होता है। जब भी हमारा एक्सीडेंट वगैरह होने वाला रहता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें चोट तो लग जाती है, बट हमें उस समय दर्द उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रश इतना हो जाता है कि हमें पेन का उस समय पता नहीं चलता। हालांकि बाद में हो सकता है कि आप उठ भी ना पाओ, बट उस समय के लिए आपको दर्द जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये सारे ग्लैंड और इनसे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अगला हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है मेल्स में जो टेस्टीज होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, इस हार्मोन का काम क्या है, इस हार्मोन का काम सबसे पहला तो ये है कि जो मेल्स में दाढ़ी मूछ वगैरह है वो इनकी वजह से आती है, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक है, फिर ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं जिनको बोलते हैं स्पर्म। ओके, स्पर्म प्रोड्यूस करने में ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो ये मेल हार्मोन कहलाता है, और ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन कहलाता है। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन करना। ठीक है, जब बेबी पेट में आता है, बेबी होने के बाद एकदम से जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करने लगते हैं, ताकि उस बेबी को नरिशमेंट मिल सके, वो जो बच्चा है उसको फूड मिल सके, क्योंकि वो बच्चा कुछ खा तो पाएगा नहीं, सिर्फ वो माँ के दूध के सहारे ज़िंदा रहता है। तो माँ के दूध में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन हो गया। अब यूटरस जो होता है ये फीमेल में पाया जाता है, यूटरस में ही बच्चे को रखा जाता है। ओके, या बच्चा ग्रो होता है। ठीक है, वहीं पर तो यूटरस की वॉल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है
एग के लिए, वो एग रिलीज़ होता है ओवरी से। ओके, ओवरी से एग रिलीज़ हुआ, यूट्रस की वॉल में आया। जो मेल का स्पर्म होता है वो उस एग को अगर फर्टिलाइज कर देता है तो वहाँ पर बेबी डेवलप हो जाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो वो एग यूट्रस की वॉल के साथ महीने में 28-30 दिन के अंदर वो वॉल जो है वो ब्लड के साथ शेड होती है और निकल जाती है बॉडी के बाहर। वो एक फ़िल्टर करने का मैकेनिज़्म होता है, ओके, फीमेल बॉडी को, ठीक है, कि जो एग प्रोड्यूस होते हैं फीमेल बॉडी में उनको बाहर कैसे निकाला जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ बॉडी की बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी जो क्या बोलूँ मैं उसको, इन्फेक्शंस होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं उससे, ठीक है। एक तरह का विमेन की प्योरिटी के लिए होता है वो, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। इन केस देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, वो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब मेल का स्पर्म वहाँ पर नहीं आता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, तो वो जो लाइन है यूटरस की, ब्लड की लाइन जो है मोटी सी, वो शेड होकर वो धीरे धीरे टूट टूट कर गिर जाती है, ओके। ऐसा हर महीने होता है, ओके। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ओके, इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। और ये कोई टैबू नहीं है, इसको सोचकर हमें बिचकना नहीं चाहिए। हर लड़की के साथ होता है, चाहे वो हमारी मदर हो, चाहे हमारी सिस्टर हो, हर किसी लड़की के, चाहे कोई भी लड़की हो, ओके, उसको इस फेज से गुजरना पड़ता है। और हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए इन मैटर्स पर, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक टैबू की तरह हो या फिर मतलब किसी भी तरह का शेम वाली कंडीशन पे उनको लेके जाना चाहिए, ओके। सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड डिपेंड्स ऑन वेदर द जाइगोट हैज़ XX और XY क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम का मतलब मैं आपको सेल चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। इन क्रोमोसोम में पाया जाता है DNA, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार बताई थी, ओके। तो क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम मतलब जो हमारे सेक्स ऑर्गन से निकलने वाले जो सेल्स हैं, स्पर्म और ओवम, उन सेल्स के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म का क्रोमोसोम मेल सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा और ओवम का क्रोमोसोम फीमेल सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा, ठीक है। इन क्रोमोसोम के पास जो मेल क्रोमोसोम है, मतलब स्पर्म के क्रोमोसोम के अंदर X और Y दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। स्पर्म जो सेल है उसके अंदर X और Y दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल में, ओवम में सिर्फ X और X ही पाए जाते हैं, वहाँ कोई वर्सिटैलिटी नहीं होती। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जो मेल्स हैं वही केपेबल होते हैं एक लड़का या लड़की पैदा करने के लिए, ठीक है। फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। अगर किसी फीमेल को लड़कियां हो रही हैं तो उसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा गांव वगैरह में एक मिथ होता है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है लड़की पैदा करने के लिए, कि उसको कोसते हैं सब कि मतलब तुझे बच्चा नहीं जाना जा रहा या ऐसा वैसा, ये वो बोलते हैं, ओके। बट फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मेल में X और Y क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फीमेल में तो कंपोजिशन सेम होता है, X और X ही होता है, ओके। तो होता क्या है, देखो, जब स्पर्म आता है उसके अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। जैसे हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ शूज़, तो मतलब कितने जूते होते हैं उसमें? दो, ठीक है। पेयर ऑफ सॉक्स, उसमें कितने सॉक्स होते हैं? 2 सॉक्स होते हैं, ओके। उसी तरह पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलूं तो मतलब कितने क्रोमोसोम? 2। 23 पेयर का मतलब क्या हो गया? कितने? 46 क्रोमोसोम, ओके। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं किसमें? मेल में, और 46 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, ठीक है। इसमें से जो 44 होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोजोम। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। 44 जो मेल में होंगे, यानी स्पर्म में जो 44 क्रोमोसोम होंगे उनको ऑटोजोम बोलेंगे, और जो फीमेल के ओवम में 44 क्रोमोसोम होंगे उनको बोलेंगे ऑटोजोम। बचे कितने? 2, ठीक है। तो जो 2 क्रोमोसोम हैं उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। 2 सेक्स क्रोमोसोम मेल में पाए जाते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में पाए जाते हैं। ये कहाँ होते हैं? मेल में, स्पर्म में होते हैं, और फीमेल में कहाँ होते हैं? ओवम में होते हैं, ठीक है। ये 2 सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर बने हुए हैं। XX होता है फीमेल में और XY होता है किसमें? मेल में, ठीक है। अब जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, जब स्पर्म ओवम के अंदर आने की कोशिश करता है,
तो स्पर्म लेकर आता है कितने 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, टोटल 46, 44 प्लस एक एक्स हो गया कितना 45 और एक वाई हो गया 46, टोटल कितने हो गए 46। तो एक्स और वाई में से कोई एक बार में कोई एक ही जाएगा, मतलब या तो वो स्पर्म लेकर आ रहा है 44 प्लस एक्स या वो स्पर्म लेकर आ रहा है 44 प्लस वाई। ऐसा नहीं होगा कि वो 44 प्लस एक्स और वाई दोनों लेकर आए, ठीक है। जब वो स्पर्म 44 प्लस एक्स लेकर आता है, फीमेल के पास ऑलरेडी एक्स होता है, तो वो दोनों एक्स मिल करके बना लेते हैं एक गर्ल चाइल्ड, ठीक है। मतलब अब जो बच्चा पैदा होगा वो होगी लड़की। जब मेल 44 प्लस वाई लेकर आता है, तो मेल के पास है वाई, फीमेल के पास तो हमेशा एक्स ही होता है, तो वो एक्स वाई मिल करके बना लेते हैं लड़का। तो जब एक्स वाई मिलेंगे और उससे जाइगोट तैयार होगा, यानी वो अंडा तैयार होगा जिससे बच्चा बनने वाला है, तो उस जाइगोट में एक्स वाई जो है वो मेल बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल, ठीक है। एक्स आ गया अगर, मतलब मेल से भी एक्स आ गया और फीमेल से भी, फीमेल में तो ऑलरेडी एक्स होता ही है, उसमें तो दोनों एक्स ही होते हैं, उससे तो एक्स ही आना है। मेल में 50-50% चांस होता है कि एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। तो जब एक्स आता है तो गर्ल चाइल्ड बनता है और जब वाई आता है तो बॉय बनता है। ओके, तो ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। इस तरह से पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ओके, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया आप खुद ही बताइए? मेल रिस्पॉन्सिबल होता है ये बताने के लिए कि लड़का होगा या लड़की होगी। ओके, अगला पॉइंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट बैलेंस्ड फूड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस्ड डाइट लें। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है? चपाती लें, राइस लें, दाल लें, सैलड लें, ओके, और ग्रीन वेजिटेबल लें। चपाती से और राइस से हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दाल से हमको मिलता है क्या? प्रोटीन, ठीक है। थोड़ा सा घी अगर हम उस पर ऐड कर लेते हैं तो उससे हमको मिलता है फैट, ठीक है। जो सैलड हम लेते हैं उससे हमको मिलता है विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। ये हमें डेली अपने खाने में खाना चाहिए। ओके, तो अगर आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है अगर 11, 12, 13 साल की उम्र में है और उसकी बॉडी अच्छे से ग्रो करे प्रॉपर तरीके से, तो उसको बैलेंस डाइट आप प्रोवाइड करिए और ख़ुद भी बैलेंस डाइट लीजिए। ओके, तो चलिए अब चैप्टर की स्टार्टिंग से हम शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को गौर करके मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो बच्चों चलिए हम चैप्टर की शुरुआत से रिवीजन करना चालू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर फोकस करेंगे, जैसे एडोलेसेंस मतलब क्या होता है। तो एडोलेसेंस की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है, द पीरियड ऑफ लाइफ, ऐसा समय हमारे जीवन का जिसमें बॉडी में कुछ चेंज आते हैं, ठीक है। वो चेंज क्यों आते हैं? क्योंकि हम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएं, हम बेबीज पैदा करने के लिए काबिल हो जाएं। ओके, उस पीरियड को बोलते हैं, उस फेज़ को बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। ओके, एडोलेसेंस चालू होता है 11 साल की उम्र में और 18 से 19 साल में एडोलेसेंट स्टेज ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इस पीरियड में बीच में टीन आता है, इसीलिए इस पीरियड में आने वाले लड़के और लड़कियों को बोलते हैं टीन एजर्स, क्योंकि वो टीन एज में होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 अप टू 19, ठीक है। 19 एज तक टीनेजर्स कहलाते हैं। ओके, अब प्यूबर्टी क्या होती है? द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस। इंसान के शरीर में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे। ये चेंजेस जैसे मैं आपको बताऊं, लड़कों में दाढ़ी मूंछ वगैरह आती हैं, वॉइस भारी हो जाती है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, ओके, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, प्यूबिक एरियाज़ में, आर्मपिट्स में बाल आने लगते हैं। ओके, तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये क्या बताते हैं कि प्यूबर्टी जो है वो चालू हो गई। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स द प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम द कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज क्या होता है
कि लड़के और लड़कियों का शरीर इस तरह से मैच्योर, इस तरह से बड़ा होने लगता है कि वो बच्चे पैदा करने के काबिल हो पाएँ। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है अपने स्पीशीज़ को, अपनी प्रजाति को, अपनी जात को, अपने धर्म को मेंटेन करने के लिए। अगर आपका बच्चा पैदा नहीं होगा तो वो आपकी प्रॉपर्टी को, आपके ज्ञान को, आपकी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ नहीं कर पाएगा और आपकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सपोज़ करिए कि कोई एक डॉग है, ओके, डॉग की स्पीशीज़ आपके एरिया में है, कोई कुत्तों की प्रजाति आपके एरिया में है। वो कुत्ते अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो वहाँ पर कुत्तों की प्रजाति आने वाले 20-30 सालों में ख़त्म हो जाएगी, कोई कुत्ते ही नहीं दिखाई देंगे। तो किसी भी जानवर या प्लांट को अपने आप को बचा कर रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहले तो हाइट बढ़ती है। सबसे ज़रूरी चेंज और सबसे ज़्यादा छुपा हुआ चेंज ये होता है कि एकदम से हाइट बढ़ती है लड़कों की और लड़कियों की। एक बात मैं आपको बता दूं, लड़कियों की हाइट लड़कों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन उनकी रुख भी बहुत तेज़ी से जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके क्लासमेट्स जो हों लड़कियां, वो 11 साल की उम्र से ही हाइट बढ़ने लगी हो और आपकी हाइट 12-13 साल की उम्र से बढ़ी हो। ओके, तो पहले उनकी हाइट बढ़ना चालू हो जाती है। ओके, क्योंकि जो शरीर की लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे पैरों की हड्डियां हैं, वो बहुत जल्दी से ग्रो करने लगती हैं। हाथों की हड्डियां हैं। ओके, इनिशियली शुरुआत में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से तेज ग्रो करती हैं। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, पर 18 साल तक उनकी हाइट जो है वो कांस्टेंट होने लगती है लड़कियों की। ठीक है, और दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, दूसरा चेंज है वॉइस चेंज, यानी लड़कों की आवाज़ में जो चेंज आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वॉइस बॉक्स होता है, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, जो गले में होता है, क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। ओके, उस वॉइस बॉक्स का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। लड़कों में जो वॉइस बॉक्स है वो बड़े होने लगते हैं। द ग्रो इन वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। गर्दन का अगला हिस्सा जो है वो बड़ा सा दिखने लगता है, नुकीला, ट्रायंगल जैसा, जिसका नाम होता है एडम्स एप्पल। ठीक है, लैरिंग गर्ल्स में क्या होता है, ये जो लैरिंग्स होता है ये उतना ज़्यादा ग्रो करता नहीं है, इसीलिए उनकी आवाज़ जो है कांस्टेंट रहती है, उसी तरह की रहती है, बस थोड़ा सा तीखी हो जाती है। ओके, उनकी जो वॉइस की पिच है वो हाई हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कभी आपने अगर किसी ओपेरा सिंगर को सुना होगा तो ओपेरा सिंगर की खास बात ये होती थी कि ओपेरा सिंगर जो है वो अपनी आवाज़ से पतले से ग्लास को तोड़ देते थे। लड़कियां, उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा हाई पिच वाली होती थी कि वो एक ग्लास को तोड़ने की ताकत रखती थी। ठीक है, तीसरा चेंज क्या होता है? इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऐसे ग्लैंड जिनके कारण हमारे शरीर में पसीना आता है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पसीना हमारे शरीर में आता है फिर। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं? ऑयल वाले ग्लैंड। तो तभी आप देखेंगे आपके चेहरे पर, जब आप 11, 12, 13 साल की उम्र में होने लगते हैं तो आपके चेहरे पर ऑयल बहुत ज़्यादा आने लगता है। ओके, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड मतलब जो फेस पे जो ग्लैंड होते हैं जो ऑयल प्रोडक्शन में मदद करते हैं, तो उन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। मेल्स में जो टेस्टीज़ हैं, पीनस है, वो डेवलप होने लगता है। फीमेल्स में जो वेजाइना है, ओवरी हैं, वो डेवलप होने लगती हैं और सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। मेल्स में स्पर्म और फीमेल में ओवम। ओके, फिर जो दिमाग की सोचने की कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, इमोशनल मैच्योरिटी है, एक दूसरे को समझने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। आप खुद सोचिए, जब आप 6th क्लास में थे, 4th क्लास में थे, तो क्या आप एक दूसरे से इमोशनली उस तरह से कनेक्टेड रहते थे क्या? जब बड़े होने लगते हैं आप, जब आप 8th, 9th, 10th क्लास में आने लगते हैं, तो आपके घर वालों से अटैचमेंट और बढ़ जाती है, इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है। आपको ये समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या चीज़ें गलत होती हैं, क्या सही होती हैं। एक 4th क्लास के बच्चे को तो आप कोई भी काम
बोल दोगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो कर देगा। उसके पास इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती। लेकिन एक 10th क्लास 11th क्लास का जो लड़का है या लड़की है, उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि कौन सी चीज़ सही है या नहीं है। ओके, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव गैमीट्स पैदा करने लगते हैं, जैसे मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवम। ओके, लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है प्यूबर्टी के टाइम पे, और लड़कों में दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ठीक है, द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंट आर कंट्रोल्ड बाई हॉर्मोन्स। ये जो चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में, ये किसके द्वारा या किसके कारण आते हैं? हॉर्मोन्स के कारण आते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी में सेक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, बहुत अलग अलग जगह एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे गले में भी होता है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, हमारे ब्रेन में भी होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, किडनी के ऊपर होते हैं जिनको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, टेस्टीज होते हैं, ओवरी होते हैं, ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। ओके, मेल हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन को बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। और मास्टर ग्लैंड होता है जो सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है, वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए जो मैच्योरिटी ज़रूरी है, वो एडोलसेंट स्टेज के बाद में ही आती है। ओके, जब कोई लड़का या लड़की 18-19 साल की एज को पार कर जाते हैं, तब वो केपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और कैसे एक बॉय होता है, कैसे गर्ल होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। एक और चीज़ मैं बताऊँगा लड़कियों के बारे में, कि लड़कियों का जो रिप्रोडक्टिव फेज चालू होता है जब उनके शरीर से जो यूट्रस की लेयर है ब्लड की, वो निकलने लगती है, वो होता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जो उनका फर्स्ट पीरियड होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और जो पहला पीरियड होता है उसको बोलते हैं मीनार्क, साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो पहला पीरियड होता है उसको बोलते हैं मीनार्क। ओके, और ये लगभग हर 28 से 30 डेज़ के बीच में हर बार ब्लड के साथ साथ एग जो है वो बॉडी के बाहर निकलता है फीमेल बॉडी से। ओके, और ये एग निकलना बंद हो जाता है जब लड़कियां 45 to 50 ईयर्स की हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। पॉज वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर रोकने का शब्द होता है। जैसे आपके टीवी या एसी के रिमोट में पॉज लिखा होगा, तो वहाँ पर जब आप उसको दबाते हैं तो वो रुक जाता है। ओके, तो मीनोपॉज मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है फीमेल्स में तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज, और जब चालू होती है तो उसको बोलते हैं मीनार्क। ओके, 11-12 साल की उम्र में चालू होती है और 45-50 साल की उम्र में ख़त्म हो जाती है। उसका कारण क्या है? जब लड़कियां पैदा होती हैं तभी से उनकी ओवरी में एग बनने लगते हैं। ठीक है, और जब वो 11-12 साल की हो जाती हैं तब तक एग बनते रहते हैं, तो लगभग 30 से 35 हज़ार एग उनके बॉडी में बन जाते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी में ओवरी में कितने 30 से 35 हज़ार एग बन जाते हैं, और हर महीने 2 में से 1 ओवरी से एग रिलीज़ होता है। ठीक है, कई बार लेफ़्ट से होता है, कई बार राइट से होता है। ओके, और हर महीने यानी 28 से 30 दिनों में वो एग रिलीज़ होता है, और यूट्रस की जो ब्लड की लाइनिंग है उसके साथ वो एग जो है बॉडी के बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये फीमेल्स में ये सारे चेंजेस आते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड बने हुए हैं, जैसे हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड बना हुआ है, गर्दन में थायराइड ग्लैंड बना हुआ है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड बना हुआ है, पैनक्रियाज बना हुआ है। ठीक है, और फीमेल में ओवरी बनी हुई है। ओके, और मेल में टेस्टिस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है और उनकी पोजीशन है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जिनके जो गर्दन का एरिया है आगे वाला गले का, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, एकदम से स्वेलिंग आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब
उनके गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो काम करना बंद कर देता है, उससे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन नहीं निकलता है, तो उनके गले में वो गोइटर हो जाता है जिसको घेंगा बोलते हैं। ओके, ये क्यों हो जाता है? जब हम आयोडीन वाला खाना नहीं खाते हैं, जब हम नमक नहीं खाते हैं खाने में ज़्यादा, ओके, ज़्यादा मतलब इन द सेंस ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब हम खाने में नमक नहीं खाते हैं, नमक तो कम ही खाना चाहिए, क्योंकि नमक ज़्यादा खाने से थायराइड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे हाथ में पसीना, पैर में पसीना आने लगता है। ओके, लेकिन थोड़ा बहुत नमक हमें खाने में खाना चाहिए, जिससे हमारे थायराइड ग्लैंड की जो कमी है वो पूरी हो जाए और थायराइड ग्लैंड हार्मोन पैदा करने लगे, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए। ओके, और जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नहीं निकलता है तो गले का एरिया जो है वो बड़ा होने लगता है और वो बीमारी हो जाती है हमारे गले पे। ओके, जिसको बोलते हैं गॉइटर। ओके, अब हमें बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें जान लेनी चाहिए। जैसे जो हमारा खाना है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम खाना खाते हैं दोपहर में, उसमें उस डाइट में हमारे चपाती होनी चाहिए या रोटी होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, सैलड होने चाहिए, ओके, घी होना चाहिए, ओके, और हरी सब्जियां होनी चाहिए। ओके, तो ये एक बैलेंस डाइट का रूप है। ओके, और इसके साथ साथ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हो फ्रूट्स खा के, ओके, दूध पी के। दूध अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, फिशेस खा सकते हैं। ओके, तो उससे उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। और जो वेजिटेरियन है वो पनीर खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, ओके, छाछ पी सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों से, फ्रूट्स खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं। तो उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, बॉडी को ग्रो करने की जो रिक्वायरमेंट है, आँखों को मजबूत रखने की जो रिक्वायरमेंट है, बालों को काला रखने की जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर के रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी लाइन नहीं समझ में आई है, जिस भी पॉइंट पर डाउट है, जो भी पैराग्राफ में आपको लगता है कि मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए, वो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।